किसी वकील की नियुक्ति जब तक रहेगी जब तक कि वो कोर्ट के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। सेकंड पॉइंट कहता है कि वकील या फिर जो पक्षकार है उनकी डेथ नहीं हो जाती जब तक हमारा वकालतनामा लागू रहेगा। केस से संबंधित कार्रवाइयाँ जब तक खत्म नहीं हो जाती जब तक तुम वकील वकालतनामा के थ्रू हमारे वकील रहोगे। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 3 था हमारा और हमारा रूल 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बात की गई है कि प्लीडर की नियुक्ति कैसे होगी, यानी कि जो हम वकील करना चाहते हैं अपने केस में उस वकील की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, आप उसको चुनोगे कैसे, उसके बारे में ये रूल 4 बात करता है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर 3 चल रहा था जिसमें हम मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमारा रूल 4 है जिसमें बात की गई है कि प्लीडर की नियुक्ति। आप अपना बैरेक्ट लेके बैठ जाइएगा और ये अपना निकाल लीजिएगा रूल 4। ठीक है, आप पर अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रूल 4 ऑर्डर 3 का कहता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोर्ट में कार्रवाइयाँ करने के लिए वकील की नियुक्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। अब स्टार्ट होता है कैसे होगा। लिखित नियुक्ति ज़रूरी है। जब भी किसी वकील को नियुक्त किया जाएगा तो उसको अपन को लिखित में अपॉइंट करना होगा। मतलब क्या है कि वकील को तभी कार्रवाई करने की अनुमति होगी, उसको तभी परमिशन होगी वकील को काम करने की जब पार्टी या फिर पार्टी का एजेंट, पार्टी नहीं है तो पार्टी का एजेंट हो, उसे लिखित रूप में वकालतनामा कोर्ट में पेश करने के लिए किसी को वकालतनामा पर साइन करना पड़ते हैं। हम इसको अपॉइंट करते हैं कि हाँ आज से तुम हमारे वकील हो, आप हमारा केस संभालोगे। तो वकालतनामा पे आपके द्वारा नियुक्त करे जिसे हस्ताक्षरित करना होगा और जो मान्य होगा। ठीक है, उसके द्वारा आप सामने वाले वकील को अपॉइंट करते हो जिसको वकालतनामा कहा जाता है। ठीक है, उस पर साइन होंगे। पार्टी कर सकती है, पार्टी का एजेंट कर सकता है। सेकेंड सब सेक्शन है, इसमें आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, मैं इजी करके पढ़ा रहा हूँ इसलिए। सेकंड हमारा कि नियुक्ति की वैधता, जो नियुक्त होगा वो कब तक रहेगा, जो वकील है। तो हर नियुक्ति वकालतनामा न्यायालय में दायर किया जाएगा, यानी कि जो वकालतनामा पे आपने साइन करवाए हैं, मतलब कि वकील ने जो आपके साइन लिए हैं, आप वकील ने नियुक्त कर लिया कि आप उसकी तरफ से केस लड़ोगे। ठीक है, उसने साइन कर दिया तो जो वकालतनामा है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, न्यायालय में दायर किया जाएगा और प्लस में तब यह तब तक लागू रहेगा वकालतनामा जब तक न्यायालय की अनुमति से इसे रद्द नहीं कर दिया जाता, यानी कि कोर्ट से रद्द ना कर दे। जब तक वकालतनामा जब तक रहेगा जब तक कि कोर्ट उसे रद्द नहीं कर दे। सेकंड है पार्टी, केस की पार्टी या वकील दोनों में किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि पार्टी मर जाती है या फिर वकील ही मर जाता है, तो उस केसेस में वकालतनामा रद्द मान लिया जाता है। ठीक है, थर्ड कहता है कि केस से संबंधित सभी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएं। भाई जो केस था केस ही खत्म हो गया तो तुम्हारे वकालतनामे का क्या हुआ, खत्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने जो वकील को अपॉइंट किया है क्या करने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए। अब कार्रवाइयों के अंतर्गत क्या आएगा, कौन कौन सी कार्रवाई मानी जाएंगी। तो वो कहता है कोई भी डिग्री जजमेंट की होगी या फिर ऑर्डर आएगा जजमेंट का, तो उसका रिव्यू, उसकी रिव्यू पिटीशन भी फाइल की जा सकेगी वकील के द्वारा। उसके लिए अलग से तो मैं अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। 144 का आदेश हो गया, 152 के तहत कोई आवेदन हो गया तो वो भी वकील कर सकता है। ठीक है, थर्ड कहता है वाद में पारित डिक्री या आदेश की अपील भी वो कर सकता है जो जिसको आपने अपॉइंट किया होगा। डी कहता है कि अपील या दस्तावेज धन की वापसी से जुड़े जितने भी आवेदन हो गए या फिर कार्य हो गए वो भी वकील ऐसा कर सकता है आपके बिहाफ से, वो कार्यवाही के अंतर्गत ही शामिल होंगी ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कार्रवाई में क्या क्या शामिल है। ठीक है, अब आते हैं भाई लिमिटेशन, सीमाएं क्या होंगी। यह नियम पक्षकार या फिर वकील के बीच नियुक्ति की अवधि को बढ़ाने का अधिकार नहीं देता है। इसका अर्थ यह है कि नियुक्ति केवल तभी तक रहती है जब तक केस समाप्त नहीं हो जाता या फिर इस नियुक्ति को कोर्ट की अनुमति से रद्द नहीं कर दिया जाता। ठीक, अब है ऐसे वकील को किसी अन्य कोर्ट के अन्य मामले के नोटिस तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक उस पक्षकार का लिखित सहमति ना हो। कोई भाई उस पार्टी का कोई और केस चल रहा था, उसका कोई कोर्ट ने नोटिस भेजा या फिर कोई और कुछ हो गया, तो वो उस वकील को जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक कि उस पक्षकार ने उसको ऐसी असेंट ना दे दी हो, सहमति ना दे दी हो कि मेरे और किसी केस से रिलेटेड कोई नोटिस वगैरह आए तो आप ले लेना,
तो वो तब तक ऑथराइज नहीं माना जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब है सबसेक्शन हमारा सब रूल 4। ठीक है, हस्ताक्षर के बिना नियुक्ति। अब भाई जो पार्टी है वो साइन ही नहीं कर पा सकती, साइन नहीं कर सकती, उस केसेस में क्या होगा, उच्च न्यायालय उन मामलों में जहाँ पक्षकार हस्ताक्षर नहीं कर पाता हो वहाँ पे किसी व्यक्ति को एक जनरल आदेश में किसी एक व्यक्ति को, कोर्ट क्या है, किसी जनरल ऑर्डर एक ऑर्डर कर सकता है, वो ऑर्डर में क्या है एक स्पेसिफाई कर सकता है किसी व्यक्ति का नाम। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केसेस में थंबप्रिंट लगाते समय ऐसे व्यक्ति के द्वारा वह अटेस्टेड किया जाएगा। यानी कि जब भी कोई थंबप्रिंट लगाएगा तो उसको अटेस्टेड किया जाएगा किस व्यक्ति के द्वारा, जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा जनरल ऑर्डर में। एक जनरल ऑर्डर जारी कर देगा कोर्ट कि इस केसेस में ऐसे ऐसे केस अगर आते हैं तो उस केसेस में इस व्यक्ति के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा। ठीक है, तब भी जब भी उस थंबप्रिंट सामने वाले को लगाया जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वह दस्तावेज पर अपनी निशानी यानी कि थंबप्रिंट लगाकर वकील नियुक्त कर सकता है। ठीक, उस पर अटेस्टेड किया जाएगा। सेकंड हमारा कहता है कि उस थंबनेल को किसी प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत कौन, जो अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो सॉरी हाई कोर्ट, जिसे न्यायालय उच्च न्यायालय नियुक्त करता है, के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, अटेस्टेड किया जाएगा। ठीक, तो हमारा फोर्थ भी क्लियर होता है। फिफ्थ कहता है कि केवल प्लीडिंग का कार्य, यदि वकील केवल बहस करने के लिए नियुक्त है तो उसे कोर्ट में एक मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दाखिल करना होगा। केवल बहस करने के लिए तुम आए हो तो उस केसेस में आपको केवल मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दाखिल करना होगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, मुकदमे के दोनों पक्षकारों के नाम होंगे कि कौन कौन से पक्षकारों के बीच में ऐसा केस चल रहा है, उस पक्षकार का नाम भी होगा जिसके लिए आप पेश हो रहे हो, और उस अधिकृत व्यक्ति का नाम भी, पक्षकार का नाम भी होगा जिसने आपको ऑथराइज किया है। ठीक है, अब इसका प्रोवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो यह उपनियम है, उपनियम 5, यह सब रूल 5 है, उन वकीलों पर लागू नहीं होगा जिन्हें किसी अन्य वकील ने मात्र बहस करने के लिए नियुक्त किया है। मान लीजिए ये वकील है, ये पार्टी है, पार्टी ने इस वकील को अपॉइंट कर दिया। अब जो मेन जो वकील है वो जा नहीं सकता, उसने अपने जूनियर को भेज दिया कि जाओ कोर्ट में पेश हो, तो जो जूनियर है उसको अलग से मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, ये सब रूल 5 है हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब एग्जाम्पल सिर्फ सब रूल 5 के लिए मैंने बनाया है कि राम ने अपने केस के लिए मुख्य वकील सीनियर एडवोकेट मोहन को नियुक्त किया। ठीक है, मोहन ने केस की कार्रवाई के लिए वकालतनामा दाखिल किया कोर्ट में। बहस करने के लिए मोहन ने अपने जूनियर राजेश को नियुक्त किया। चूँकि राजेश मोहन का मुख्य वकील है, ठीक है, ने बहस के लिए नियुक्त किया है, इसलिए राजेश को अलग से मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस यानी कि जूनियर को मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एग्जाम्पल है हमारे पूरे और रूल के लिए। पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी कुछ है नहीं जितना हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्लियर कर लो पहले क्या है, नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति रिटर्न में होगी भाई, वकालतनामे पर साइन करके होगी, उस तरह से हम किसी वकील को अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड कहता है कि नियुक्ति की वैधता क्या होगी, नियुक्ति जब तक, किसी वकील की नियुक्ति जब तक रहेगी जब तक कि वो कोर्ट के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। सेकंड पॉइंट कहता है कि वकील या फिर जो पक्षकार है उनकी डेथ नहीं हो जाती जब तक हमारा वकालतनामा लागू रहेगा। केस से संबंधित कार्रवाइयाँ जब तक खत्म नहीं हो जाती जब तक तुम वकालतनामा के थ्रू हमारे वकील रहोगे। ठीक है, अब जिस कार्रवाई के लिए तुम वकील हो उस कार्रवाई में क्या क्या आता है, डिक्री या ऑर्डर की जितनी भी रिव्यू पिटीशन होगी वो तुम फाइल कर सकते हो, 144 152 के अंदर जो आवेदन आते हैं वो फाइल कर सकते हो, किसी भी अपील कर सकते हो डिक्री ऑर्डर की। और फोर्थ कहता है कि कोई भी अपील या फिर दस्तावेज या धनों की कोई वापसी करनी हो उसके लिए आवेदन और कार्य उस कार्रवाई के अंतर्गत ही आते हैं। सीमाएँ क्या होंगी, ये भी किसी वकील को अपॉइंटमेंट की जो अवधि है उसको बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि वो जब तक चलेगा जब तक कि केस समाप्त नहीं हो जाता, या फिर कोर्ट ऐसे वकालतनामे को रद्द नहीं कर देता, तब तक वो तुम्हारा चलता रहेगा। ठीक, हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उस केसेस में कोर्ट किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा कि जब भी थंबप्रिंट किसी व्यक्ति के लगवाए जाएंगे तो उस व्यक्ति के द्वारा टेस्टेड कराना होगा। फिफ्थ हमारा पॉइंट कहता है कि केवल बहस करने के लिए, प्लीड करने के लिए बहस करने के लिए कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दाखिल करना होगा। ठीक है, उसमें दोनों पार्टियों के नाम होंगे, केस किन किन लोगों के बीच में है, उस पक्षकार का नाम भी होगा जिसने उसके अपॉइंट जिसके लिए वो पेश हो रहा है,
और जिसने उसको अपॉइंट किया उस व्यक्ति का नाम भी होगा। प्रोवाइजो हमारा कहता है कि यदि कोई वकील ही अपने किसी दूसरे वकील को अपॉइंट कर देता है तो उस केसेस में मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा रूल 4 क्लियर होता है ऑर्डर 3 का। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, होता है कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। फिर भी होता है तो हम दोबारा पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल 5 पे, ठीक है। थैंक यू।